नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। और आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उनके बतौर प्रधानमंत्री और उनका सीएम का अगर कार्यकाल देखें तो 25 साल लगभग सरकार संभालने की उनके पास जो है अनुभव है। ऐसे में पिछले 11 साल की अगर हम बात करें, जब से वो केंद्र में आए हैं, दिल्ली में आए हैं, क्या कुछ बदला है? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव। हम इनसे समझेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद या नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आने के बाद क्या कुछ बदला है, किस तरह से इस जो चीज़ें हैं दिल्ली में या दिल्ली की राजनीति में बदली हैं। इन तमाम विषयों पे हम उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू प्रफुल्ल जी। सर, आप प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से यहाँ आने तक के सफ़र को कैसे देखते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र है। बहुत कह सकते हैं कि बहुत संघर्षपूर्ण, बहुत ऐसा जिसका विरोध बहुत हो रहा था। मुझे याद है जब मोदी जी प्रधानमंत्री उनको बीजेपी घोषित कर चुकी थी और जब मैं गुजरात में उनका इंटरव्यू करने गया था तो मैंने उनसे पहला सवाल ये पूछा था, क्योंकि तब वो दिल्ली में आने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे और चुनाव प्रचार पूरे जोर पर था और वो थे गुजरात के मुख्यमंत्री। तो गांधीनगर में मैंने उनसे सवाल पूछा था। मैंने कहा कि यहाँ से जो दिल्ली है वो कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा डिपेंड करता है कि आप कौन से व्हीकल पर जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपके पास कौन सा व्हीकल है? तो उन्होंने कहा जन समर्थन का व्हीकल है। और उस चुनाव में किसी को उम्मीद भी नहीं थी 300 सीटें बीजेपी लेकर आएगी। कितने 2 या 3 दशक बाद भारत में एक ऐसी सरकार बनेगी जो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, और बीजेपी विपक्ष में आज तक कभी विपक्ष को इस तरह पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसलिए वो सफ़र अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए कि गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे, आप उस समय देश में जितने मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी ऐसे अकेले मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा एजेंडा प्रोपेगेंडा चलता था। आप सोचिए, मैं तो जहाँ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उनको रोकने के लिए कैसे बाकायदा सरकारी माध्यमों का दुरुपयोग किया जाता था, कैसे पूरा का पूरा एक स्पेशल सेल बना दिया जाता था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो गुजरात से दिल्ली ना आए। तीस्ता सीतालवाड़, राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया और कांग्रेस की पूरी जो एक टीम थी, वो पूरे दिन रात इस कोशिश में रहती थी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को दिल्ली आने से रोके। तो ये उनको भी मालूम था कि नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति अगर वो दिल्ली में आ गया तो देश की तस्वीर बदल जाएगी और शायद कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो इतना उस पर एफर्ट कर रहे थे। लेकिन मोदी जी का एक अपना उनका एक करिश्मा है, और करिश्मे के साथ-साथ वो ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आप ये देखिए कि 2024 के चुनाव छोड़ दीजिए, 2024 के चुनाव एक ज़रूर एक सेटबैक हो सकता है। लेकिन बाकी जब कभी भी मैं कभी उनसे मिला हूँ, चुनाव से पहले कभी बात हुई है, कुछ हुई है, तो वो जो प्रेडिक्शन सोच के करते हैं, वो सही होती है। और उनको जो लगता है कि हमारी सिचुएशन ये है, उससे उससे ज़रा भी इधर-उधर, तो उनके वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ग्राउंड पर उनके पैर हैं। उनको मालूम है ग्राउंड रियलिटी क्या है, देश की सच्चाइयों से, लोगों के मन को वो पढ़ना जानते हैं। मैं उनकी पहली एक जनसभा में गया। ये शायद बात होगी 2000 के आसपास की जो चुनाव था, उस समय की बात है। मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी ऑडियंस के साथ संवाद कर रहे थे। मतलब सभा थी। मोदी जी में क्या है कि वो लोगों से कनेक्ट करते थे। वो लोगों से ना उनसे संवाद करते थे। एक-एक चीज़ पूछते थे। अच्छा बताओ, अगर ऐसा चाहते हो क्या? फिर लोगों का रिस्पॉन्स आता था हाँ, ना, हाँ, ना। तो उनको एंगेज रखते थे। तो इसके कारण जो है नरेंद्र मोदी का जो पूरा सफ़र है वो बड़ा, मैं फिर से कहूँगा, चुनौतियों भरा रहा, क्योंकि एक पूरी लॉबी लगी थी और मेरे ख्याल से वो लॉबी सिर्फ़ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं थी। ये इंटरनेशनल लॉबी थी जो नहीं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली पहुँचे। लेकिन वो पहुँचे क्योंकि वो धरती पुत्र हैं, वो ज़मीन से जुड़े हैं और मेहनती आदमी हैं, और उनके भाग्य में लिखा था। भाग्य किस सेंस में आप कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भाग्य बनाया भी है। तो इसलिए ये उनका सफ़र जो है, और मुझे लगता है उनके इस सफ़र के ऊपर भी कुछ लोगों को ज़रूर पीएचडी करनी चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स को। अगर उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को देखें आप, तो जब वो बने तब से लगातार उन पे किसी न किसी तरह की चीज़ें चलती ही रहीं। गोधरा जो कांड हुआ था उसके बाद से तो चीज़ें ऐसी हुई जैसे उनको एक तरह से कॉर्नर करने की कोशिश की गई। उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएँ जिसमें जाँच में भी शामिल कराना पड़ा। आपको याद होगा बिल्कुल। एनकाउंटर वाले केस में। तो एक तरह से वो टारगेटेड ही सीएम थे उस समय भी। वो दौर किस तरह से था उनके लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप एक बात नोट कीजिएगा। अ,
ये आदमी बहुत फोकस्ड आदमी है। हम्म, आप जो सारी चीज़ कह रहे हैं वो सब हमने देखा, हम्म, वो सब मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में कैसे उनको ट्रैप करने की कोशिश हुई। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ साल छोड़ दीजिए, जब गोधरा हुआ था उसके बाद के, आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने इन विषयों पर बात करना लगभग बंद। मीडिया में रोज चर्चा होती थी, हम्म, खूब चर्चा होती थी, और ऐसा नहीं कि वो उन सवालों का जवाब नहीं देते थे, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने उस पर बोलना बंद कर दिया था। और या बोलते भी थे जो मीडिया के सवाल, लेकिन उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था गुजरात की तस्वीर बदलनी है। उनका फोकस था कि उनको अपने स्टेट को, जो है गुजरात के स्टेट को, एक जो है एक विकसित स्टेट बनाना है। तो उस फोकस में रहते थे वो। इन सब चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि वो आदमी इतना सोचते होंगे, तब भी नहीं सोचते थे। आज भी जो विरोध होता है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, बोलते नहीं। अभी देखिए राहुल गांधी बार-बार बोल रहे हैं कि ट्रंप इतना कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जवाब दे रहे, क्यों नहीं जवाब दे रहे। नरेंद्र मोदी बोलते नहीं है, नरेंद्र मोदी अपने काम से डिलीवर करते हैं। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा था कि डेड ट्रंप ने क्या इकोनॉमी है। कहा, डेड इकोनॉमी है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के जो लेटेस्ट फिगर है, उन्होंने जवाब उससे दिया। तो वो चाहे ट्रंप को जवाब देना हो, राहुल गांधी को जवाब देना हो, या उस वक्त जो लॉबी उनके पीछे पड़ी थी उनको जवाब देना, वो हमेशा डिलीवर करके जवाब देते थे। मैं दो चीजें आपको गुजरात के संदर्भ में मैं कभी नहीं भूलता। एक, साबरमती रिवर फ्रंट। मैं रिपोर्टिंग करने जाता था 1998, 99, 2000 के आसपास जो है। मैंने अपनी आंखों से देखा जो साबरमती रिवर फ्रंट था, उसकी क्या स्थिति थी। मतलब वो नाले जैसा था। जब वो पुल से, खानपुर में बीजेपी का ऑफिस होता था, तो खानपुर जाने के लिए जब हम इधर से जाते थे और पुल के, तो नीचे जो गंदगी होती थी, नीचे नाला जैसा, नीचे मिट्टी दिखती थी। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे, जानवर घूम रहे होते थे। आज आप जाइए साबरमती रिवर फ्रंट देखिए, क्या तो ये डिलीवर करने के लिए अगर आदमी इस सोच में रहेगा कि फलाना आदमी ये कह रहा है, ढिमकाना आदमी ये कह रहा है, मुझे इसको जवाब देना, मुझे इसको जवाब देना है, तो आप काम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी काम करने का नाम है। दूसरा उदाहरण, मैं सुरेंद्र नगर अहमदाबाद से बहुत दूर नहीं है, तो मैं सुरेंद्र नगर रिपोर्टिंग करते हुए गया। वहां मैंने पानी मांग लिया, वो गाँव के लोग भागे। गाँव का एकदम गाँव था, शाम का वक्त था। उन्होंने कहा कि पानी तो अभी शायद नहीं आपको हम पिला पाएंगे, क्योंकि घर में बहुत थोड़ा पानी है। फिर उन्होंने पड़ोस से मंगा के पानी मुझे पिलाया। तो आप सोचिए कि अहमदाबाद से कुछ किलोमीटर दूर सुरेंद्र नगर में पीने का पानी नहीं होता था। लेकिन मैं उसके बाद अगले चुनाव में गया, तो मैंने वहां देखा हर घर के बाहर एक नल लगा हुआ है, और वहां पे चलाती नल में पानी आ रहा है। तो वो आदमी फोकस था कि भाई मुझे ये करना है, और उन्होंने करके दिखाया। और आज भी नरेंद्र मोदी का ये फोकस है कि मुझे ये करना है। हम लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन हमारी सबकी सोच धरी रह जाए, क्योंकि वो बहुत दूर तक सोचते हैं, और उनके अपने जहन में, अपने दिमाग में उनके एक रोड मैप है कि मुझे ऐसा करना है, ये करना है, यहाँ पहुंचना है। उस रोड मैप के अनुसार वो काम करते हैं, और उस रोड मैप को पढ़ने में हम सब लोग जो है नाकाम हो जाते हैं। अब मोदी तो जी क्या फैसला करेंगे ये कोई नहीं, बता नहीं सकता। आप जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा परिवर्तन अगर मैं दिल्ली में कहूँ, तो दिल्ली में मीडिया के क्षेत्र में परिवर्तन यह है कि पत्रकार लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार मतलब ऐसा नहीं कि उनको किसी को लोग कहते हैं हमारे नौकरी से निकाल दिया, वो तो बकवास बातें हैं। लेकिन रोजगार इस सेंस में हो गया कि सबकी सूत्रों की खबरें बंद हो गई कि जो कहा जाते थे कि फलाना सूत्र से। अभी आप देखिए उपराष्ट्रपति को लेकर क्या कुछ आकलन नहीं लगाया लोगों ने, इसका नाम, उसका नाम, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन। क्या हुआ अल्टीमेटली? सारे कैलकुलेशन धरे रह गए। राष्ट्रपति कौन बनेगा का- इसको लेकर कितनी चर्चाएं कितनी थी। चर्चा थी, कोई सोच सकता था? किसी को कल्पना नहीं थी। तो उनके जहन में स्पष्टता आपके और हमारे मन में नहीं हो सकती कि क्या करने वाले हैं। उनके मन में स्पष्टता है, उनके मन में एक रोड मैप है। वो उस रोड मैप के हिसाब से, उस स्पष्टता से काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं चुनौती नहीं आती। जाहिर सी बात है कि आप आज की अगर कल्पना करें, नरेंद्र मोदी ने या भारत ने तो नहीं सोचा था ना कि ट्रंप के साथ सिचुएशन ऐसी होगी। तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन जैसे ये चुनौती आई कि ट्रंप का ये जो एटीट्यूड बदला, जो टैरिफ लगा, ये वो करके, उन्होंने उतनी जल्दी एक ऑल्टरनेट भी सोच लिया। ठीक है ना? आज वो उस ऑल्टरनेट पे काम कर रहे हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा, अगले 6 महीने में समझ में आएगा कि वो ऑल्टरनेट हमारे सामने है। तो मतलब ऐसा कि मतलब उनको समझना मुश्किल है कि उनके दिल दिमाग में क्या है। लेकिन वो बहुत फोकस आदमी है, और बहुत तरीके से हर चीज प्लानिंग के साथ काम करते हैं। तो जब वो गुजरात से उनका नाम आया कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, तब भी राह इतनी आसान नहीं थी दिल्ली की। बिल्कुल नहीं थी। आप ये सोचिए कि उस वक्त जो एक प्रकरण हुआ कि
आडवाणी जी वहाँ नहीं पहुँचे थे, ये तो दर्ज है हमारे सामने, तो ये तो इतिहास में दर्ज है। तो वो एक तरह का लोगों में रिजेंटमेंट था, लोगों को लग रहा था। और मैं आपको सही बताऊं, मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं, आज मैं ये भी इस बात को भी स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे खुद लगता था कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा है, जिस तरह की मशीनरी, मुझे लगता था कि वो इतनी आसानी से पीएम नहीं बन पाएंगे। लेकिन मोदी जी कॉन्फिडेंट थे, तो वो उन कॉन्फिडेंट और उनका एक्सेप्टेंस जो है वो हुई। तो इसीलिए चुनौती तो थी, विरोध था। और जब बीजेपी चुनाव जीती, या कहें कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीती, क्योंकि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे, तो शायद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि 272 सीटें ना, आएंगी, जबकि आई 300। को उम्मीद नहीं थी, किसी को कोई कल्पना नहीं कर रहा था, सारे प्रिडिक्शन फेल थे। कुछ लोगों ने, एक आध ने सर्वे में दिखाया कि हाँ, लेकिन वो सर्वे ऐसा था जिसको कोई, वो भी एक तुक्का, क्योंकि हम सर्वे भी आजकल देखते हैं तो हर सेट के सर्वे होते हैं। अभी बिहार चुनाव हो रहे हैं तो आप देखिए, आपको हर सेट के सर्वे मिल जाएंगे। एक में आरजेडी और उसको कांग्रेस को दिखा रहे होंगे जीता हुआ, एक में बीजेपी उसको दिखा रहे होंगे, एक बीच का एक दिखा देगा कि भाई तो वो हर सेट के वो थे। तो उनमें एक ऐसा भी सेट था जो कहता था कि हाँ 260 270 के आसपास, लेकिन इतनी सीटें मिलेंगी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी की अपनी प्लानिंग थी, उनकी, फिर से कह रहा हूँ, उनकी ज़मीन पे पकड़ थी, तो वो चीज़ें जो है उसके लिए उन्होंने मेहनत भी बहुत करी। आप ये सोचिए कि जब वो उस समय जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब चुनाव प्रचार चल रहा था, वो कितना ट्रैवल करते थे। एक दिन पंजाब में हैं, अगले दिन जो है दक्षिण में हैं, और यहाँ है वहाँ है, मतलब हार्डली उनको टाइम मिलता था। तो आप सोचिए एक आदमी कितनी मेहनत करता है, तो ये मेहनत का भी परिणाम है। और उनको समझ है, हिंदुस्तान की जनता के मन की समझ है। वो जो मुद्दे उठाते हैं उसमें उनको पता था कि किस तरह के मुद्दे उठाने हैं, किस तरह की चीज़ें लोगों को टच करेंगी, और कैंपेन बहुत बढ़िया था, तो इसलिए वो जीत संभव हो पाई। जब मोदी जी यहाँ आए चुनाव जीत के, तो एक तरह से आउटसाइडर ही थे दिल्ली में, तो वैसा नहीं था उस समय। 13-14 साल बाद कोई दिल्ली में वो अपनी वापसी कर रहे थे, तब उनके लिए चीज़ें कितनी, आप देखते हैं कि आसान थी? पीएम बन जाने के बाद सब कुछ उनके पास था, लेकिन क्या सब कुछ उनके हिसाब से था? नहीं, सब कुछ तो उनके, ये बात तो उन्होंने कही भी, कई बार उन्होंने कही कि मैं दिल्ली में नया हूँ। और शायद यही कारण था कि वो दिल्ली में उनकी सफलता का एक कारण ये भी है कि वो दिल्ली में नए थे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी से कंपैरिजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस बिंदु को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अटल जी जब बने थे, अटल जी तो दिल्ली की राजनीति में उनकी वो, तो अटल जी भी लगभग उसी चौकड़ी से घिर गए थे। मैं मीडिया और बुद्धिजीवियों की चौकड़ी की बात कर रहा हूँ, जिसको खान मार्केट गैंग में कहता हूँ। वो भी लगभग उसी चौकड़ी से घिर गए थे। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के, उसी के उसमें थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आए, तो वो फ्रेश माइंड से आए थे। उनको पता था दिल्ली में एक चौकड़ी है, उनको पता था दिल्ली में खान मार्केट गैंग है जो दिल्ली की सत्ता चलाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये सोच कर आए थे कि उन्हें खान मार्केट गैंग की कठपुतली नहीं बनना है, ना ही खान मार्केट गैंग के कहने पर सरकार चलाएंगे। उन्होंने सोच रखा था, और इसलिए उन्होंने अपने आसपास किसी को नहीं आने दिया। आप सोचिए, सबसे पहली बात जो होती है, मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात की होती है जब कोई नया प्रधानमंत्री बनता है? प्रधानमंत्री का मीडिया सलाहकार कौन होगा? तो दिल्ली के बड़े बड़े नाम जो होते हैं, जो करीबी नाम होते हैं किसी भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनता है, उन सब की होने लगती है कि फलाना आदमी, ये पत्रकार बहुत बड़ा है, तो ये सारी। लेकिन कौन उनका मीडिया सलाहकार कौन आया? वो गुजरात से जगदीश भाई ठक्कर आए, ठीक है। और वो उनके साथ उस समय था, लेकिन वो उनका बैकग्राउंड कोई मीडिया का बैकग्राउंड नहीं था कि वो पत्रकारों को जो है दारू पिलाने वाले, पत्रकारों के साथ उठने बैठने वाले, उनको लंच डिनर कराने वाले, उनको फ्री पासेस भेजने वाले, वो व्यक्ति नहीं थे। तो नरेंद्र मोदी ने उस चौकड़ी को अपने आसपास नहीं आने दिया। इसकी लोगों को शिकायत भी रही कि भाई क्यों नहीं, इन्होंने बात क्यों नहीं करी मोदी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मीडिया से उनका संवाद नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो चौकड़ी है, ये उनके साथ संवाद नहीं हुआ। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि बीजेपी मुख्यालय के अंदर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो बाकायदा मीडिया के लोगों के साथ एक संवाद हुआ उनका। और उस संवाद की जो मुझे सबसे, जो एक ऐसी बात जो मुझे लगता है जो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली भी है, वहाँ पे करीब 500 पत्रकार होंगे, और उसमें सब थे, उसमें खान मार्केट गैंग के लोग भी थे। ये मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ, दिवाली मिलन था कार्यक्रम, और उसमें सारे पत्रकार
जो लॉन था वहाँ थे, नरेंद्र मोदी सबके पास जाकर उनसे मिल रहे थे। और आप जानते हैं, मैं क्योंकि फॉलो कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितने पत्रकार थे उनमें से 60% के पत्रकारों को वो बाय नेम उनको पता था, बाय नेम, नाम से उन्होंने कहा, कैसे हो जगदीश, कैसे हो अनुराग, कैसे हो अशोक, पूछा। फिर उसके बाद कई पत्रकारों से पूछा, अरे तुम्हारी बिटिया थी। तो आप उनका पर्सनल रैपो इस हद तक था, सबको जानते थे। लेकिन उसके बावजूद वो मीडिया, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया जो है, दिल्ली का जो लुटियंस मीडिया, वो इस तरह से काम करता है कि कभी तो आपको आसमान में चढ़ा देगा, कभी गिरा देगा। तो वो सारे संपर्क होने के बावजूद वो कभी भी उन्होंने मीडिया की सलाह से काम करने की ज़रूरत नहीं समझी। और शायद इसीलिए वो कामयाब भी है, क्योंकि होता क्या है कि मीडिया के लोगों से सलाह होती है तो हम पत्रकार लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, और हम लोग जो है सिर्फ स्टूडियो और अपने घर तक सीमित होते हैं। या बहुत कुछ पत्रकार ज़रूर जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड की समझ होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके अलावा हमको कोई ऐसा नहीं होता कि कोई पत्रकार जो है उसको इतना बुद्धिजीवी है कि उसको सब चीज़ें मालूम है। तो वो इस तरह की ट्रैप में नहीं फँसे, और ये उनकी कामयाबी का राज है कि वो इसके बावजूद जो है किसी मीडिया के बहकावे में नहीं आए। सेकेंड टाइम जब वो चुनाव जीते, तब भी बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि दूसरी बारी बीजेपी जीतेगी और इतने ही नंबर इस तरह से आएंगे कि बिल्कुल। अपने बलबूते पे भी सरकार चला सकती है। बिल्कुल। तो पहली बार में ऐसा क्या किया कि दूसरी बार जीते? देखिए, एक तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने लोगों का विश्वास जीता, ठीक है। इसके पहले क्या था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन लोगों का भरोसा उठ गया था। लोगों का भरोसा सरकारों से उठ गया था कि सरकारें डिलीवर नहीं करती। आज भी जब कांग्रेस के लोग कभी महंगाई की बात करते हैं, आज तो महंगाई दर हम देख रहे हैं कि 2.2% और इसके आसपास चल रही है महंगाई दर। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, जब कांग्रेस उस समय आई थी सरकार में, तो कांग्रेस का वादा था, पहला जो सबसे बड़ा वादा था जिसके कारण मुझे लगता है कांग्रेस को की वापसी हुई होगी, वो वादा था कि 100 दिन में महंगाई कम होगी, ठीक है। लेकिन 100 दिन क्या, पूरे 10 साल वो सरकार रही, महंगाई जो है डबल डिजिट में थी। तो लोगों का भरोसा उठ गया था। फिर मेरे जैसा आदमी, या जो मैंने फील किया वो शायद देश ने भी फील किया होगा। आप सोचिए कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। दुनिया की नज़र जो है भारत पर है, दिल्ली पर है, नई दिल्ली पर है। दिल्ली सज धज रही है, दिल्ली तैयार हो रही है। और उसके 2 या 4 दिन पहले सडनली खबर आती है कि वो जो पुल बना था, जो मेन मुख्य स्टेडियम है, उस स्टेडियम को जो जोड़ने के लिए, लोगों को वहाँ लाने के लिए जो पुल बना था, वो पुल धराशायी हो जाता है। लोगों को ये पता चला कि 3-3 हज़ार में टॉयलेट पेपर के देखिए, कोल घोटाला, 2G घोटाला, ये सब चीज़ें आई। लेकिन इसको तो लोग नंबर्स में देखते हैं, क्योंकि अखबारों में नंबर्स आते थे 0-0-0-0 इतना घोटाला, तो वो 0-0 डराते थे। लेकिन आम लोगों को क्या फील हुआ? आम लोगों को तो जब टॉयलेट पेपर जो हम सबके घरों में इस्तेमाल होता है, वो टॉयलेट पेपर जो हम 60-70 रुपए में ले आते हैं, पता चला वो 3000 रुपए में खरीदा जा रहा है टॉयलेट पेपर, तो किसको झटका नहीं लगेगा? तो लोगों का विश्वास जो है वो खत्म हो गया था। पॉलिटिशियंस में खत्म हो गया था, देश के प्रधानमंत्री में खत्म हो गया था। तो पहला काम उन्होंने क्या किया? वो भरोसा जमाने का काम किया। और दूसरी चीज जो है, जो हमको समझनी चाहिए, देखिए, नरेंद्र मोदी ने पहला काम, जो उनका एक बड़ा काम, जिसको आज 11 साल हो रहे हैं, जनधन योजना, ठीक है। याद कीजिए, जब जनधन योजना थी तब क्या हो रहा था। मैं ऐसे कई बैंकर्स को जानता हूं, जो बैंक वाले थे, जो कहते थे कि जब उन्होंने कहा ना, रात भर में भाई काम करो, इतना टारगेट दिया, इतने खाते बनवाने आपने, इतने खाते खोलने, तो लोगों को लगा ये क्या क्या हो रहा है, खाते खोलने से क्या हो जाएगा? आप नंबर्स दिखाना चाहते हो क्या, खाते खोल रहे हो? तो लोगों को बड़ा अजीब लगा था कि खाते वाते खुलवाने में नरेंद्र मोदी क्यों इतना टाइम ले रहे हैं। कई जो मेरे बैंक में काम करने वाले मेरे दोस्त थे, वो कहते थे, यार कहाँ फंसा दिया, एक तो हमें रात दिन जो है हिसाब देना पड़ता है, इतने खाते इतने खाते। और फिर उसने कहा, जो एक बात समझनी चाहिए, कि इसने कहा कि कोई भी आदमी गंदे कपड़े पहना हुआ, टूटी चप्पल पहने आके खड़ा हो जाता है हमारे सामने कि उसका हमको अकाउंट खोलना पड़ता है। ये उसके शब्द थे, एक बैंक वालों के शब्द थे कि यार कोई टूटी चप्पल, फटे कपड़े, गंदे कपड़े आके खाता। तो ये खाता खुल रहा था। लोगों ने सोचा था खाते खुलने का नतीजा क्या होगा। अभी 3 दिन पहले की मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ट्विटर पर एक व्यक्ति की चिट्ठी देखी। उसने एक बैंक के मैनेजर को चिट्ठी लिखी है, और उसने चिट्ठी में उसको धन्यवाद दिया है कि आपने मेरा अकाउंट खोला। वो
अकाउंट तो बैंक मैनेजर ने खोला, लेकिन अकाउंट खुलवा कौन रहा था? तो वो चिट्ठी दरअसल किसके नाम, लेकिन वो बैंक मैनेजर कोई शर्मा जी थे, शर्मा जी के नाम उसने चिट्ठी लिखी कि आपका मैं बहुत एहसानमंद रहूँगा, आपने मेरा खाता खोला था, आपने मेरा खाता खोला। उसके कारण क्या हुआ कि मैंने पैसे जोड़ने शुरू करे, और पैसे जोड़ने के बाद मैं अपनी बिटिया को पढ़ा पाया। तो बैंक खाता खोलने का मतलब नंबर्स नहीं थे कि 56 करोड़ नए खाते खुल गए और उसको उपलब्धि में दर्ज कर दिया। 56 करोड़ लोगों को एम्पावर करना था। वो एम्पावर किया लोगों को जिनके खाते खुले, और जब खाते खुलने के बाद जब डीबीटी सीधा आपके अकाउंट में जा रहा है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने तो कहा था कि दिल्ली से चलता है पैसा और 15 पैसे पहुंचते हैं, तो सबको पता था बीच में दलाल कितने होते हैं। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि 5 पैसे पहुंचते हैं। मतलब हम देश की तरक्की किस सेंस में हो रही थी कि जो पैसा दिल्ली से चल के 15 पैसा पहुंचता था, तरक्की में ये हुआ कि वो 15 पैसे की बजाय 5 पैसे रह गया, 10 पैसे और दलालों की जेब में चला गया, आम लोगों के पास नहीं पहुंचा। तो उसको बदलने के लिए जो डीबीटी करी, जो ये सब चीजें करी, उससे लोगों की सोच बदली। और एक चीज जो मुझे लगता है जो पहले उनके शासनकाल की जो एक बड़ी उपलब्धि रही, हम लोग जो हिंदुस्तानिया में हमको ये बात बड़ी अजीब लगती है और उस समय बड़ी अजीब लगी थी। पहला जो 15 अगस्त को लाल किले से भाषण था नरेंद्र मोदी का, क्या किसी ने कल्पना की थी कि भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर शौचालय की बात करेगा? हमारे अपने घरों में शौचालय हम लोग रोज जाते हैं, हमारी जरूरत की चीज है, लेकिन हम लोग घर में शौचालय वौचालय हम लोग बात नहीं करते। हम लोग जो है लू जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, शौचालय शब्द भी हमको बड़ा लगता है कि शौचालय जा रहे हैं, शौच करने जा रहे हैं, ठीक है ना? प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से शौचालय का जिक्र करते हैं। और क्या ये छोटी बात है? सिर्फ जिक्र करना नहीं, उसके ऊपर उनका काम शुरू हो जाता है। आप सोचिए, आपने भी ट्रेन से ट्रैवल किया होगा, मैंने भी बहुत ट्रैवल किया। हम जब ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो जरा याद कीजिए, जब सुबह-सुबह हम उठते थे ट्रेन में, रात को बड़ी अच्छी नींद आती थी, ट्रेन के धक्के लगते थे, अपना सो रहे हैं। लेकिन जब सुबह आँख खुलती थी और जब हम शीशे पे देखते थे, पहला हमारे मन में क्या आता था? रेलवे की पटरी के बाहर लोग शौच कर रहे होते थे। तो आप सोचिए, एक आदमी सुबह-सुबह उठा, फ्रेश है और सामने उसको शौच करता हुए, तो आप वो क्या, वो नज़ारा, और वो नज़ारा हर जगह था, हर जगह था, रेल की पटरियों पे था, कॉलोनी में था, हर जगह आस-पास आपको इस तरह के लोग दिखते थे। क्या ये बड़ा परिवर्तन नहीं है? क्या लोगों ने इस बात को महसूस नहीं किया होगा? और महिलाओं के लिए उन्होंने ये बात महिलाओं के लिए बोली थी लाल किले के भाषण से, कि जो बहनों को, अब ये दर्द किसने आज तक ये दर्द समझा था? मैं भी बनारस के पास मेरा गाँव है। हम लोग भी जब गाँव जाते तो हम जब शहर से जाते तो हमको बड़ा खराब लगता था लोटा लेकर उसमें जाना, ठीक है? लेकिन हम तो चलो पुरुष थे। लेकिन आप सोचो महिलाओं की स्थिति, कि वो देखती थी कि कब अंधेरा होगा, कब वो जाएँगी। तो लोगों ने इस बारे में सोचा, तो किसी ने नहीं सोचा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के संदर्भ में कहा कि कितनी पीड़ा वाली बात है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, लोगों को टच करती हैं। फिर एक और जो चीज़ आई, वो उज्ज्वला। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट भी मुझे फेस करना पड़ा उसी के लिए। हमको गैस सिलेंडर जो है पहले बुक करनी पड़ती थी। जब मैं स्कूल कॉलेज में था, तो हमको गैस सिलेंडर पहले बुक करते थे। उसके बाद क्योंकि मेरा जो घर था ऐसी जगह था कि वो थोड़ा-सा वहाँ पर गैस सिलेंडर को पहुँचाने भी लोग नहीं आते थे। तो मैं साइकिल पर जाता था, गैस सिलेंडर को जो साइकिल की जो टायर की ट्यूब होती है, उस ट्यूब से पीछे उसको बांधता था अपनी साइकिल पर, और साइकिल पर मैं उसको सिलेंडर को लेकर आता था। और जब लेने जाते थे, तो वहाँ पर ये लंबी लाइन लगी होती थी। उस लाइन में खड़े होते थे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद नंबर आता था। और कभी-कभी ऐसा आता था, नंबर आता था, आपने 1.5-2 घंटे खड़े, लेकिन जैसे ही आपका नंबर आने से पहले 5 नंबर रह गए, तब पता चला कि सिलेंडर खत्म हो गया। आप सोचिए कि हिंदुस्तान के लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अब उज्ज्वला योजना में जो उन्होंने शुरुआत करी कि भैया आपको घर में जो है फ्री में मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को फ्री में, जिन गरीबों ने कभी सोचा नहीं था, उनको उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में मिला। जब हमको टेलीफ़ोन के लिए, घर में एक टेलीफ़ोन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, और टेलीफ़ोन के लिए, अच्छा, गैस के सिलेंडर के लिए भी आपको एमपी से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी, और वो सांसद से। सिलेंडर बुक करने के भी 4-5 दिन हाँ, बाद आता था। मतलब आपको चाहिए सिलेंडर, चाहिए घर पर एक, आपको चूल्हा वो कह रहे, तो आप एक सांसद से पहले चिरौरी करोगे कि सर मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दीजिए। ठीक वही हाल जो है आपके जो है फ़ोन के फ़ोन लिए, का था, लैंडलाइन फ़ोन कि के। आप चिट्ठी लिखवाने के बाद एक घर में, मतलब आज की जो है जनरेशन नहीं समझेगी, लेकिन जिस घर में फ़ोन होता था, वो घर का अलग रुतबा होता था,
क्योंकि उस हमारे घर घर पे फोन आते उसके थे। हाँ उसके घर में फोन आते थे। जब हमारे घर फोन लगा तो मैं कई बार मुझे गुस्सा आता था, 5 या 6 घर छोड़ करके वहां से फोन बुलाने आता था जाओ। कि जरा वो फलाने वाली आंटी जी को बुला दीजिए। तो हम कहते अच्छा ठीक है 5 मिनट बाद कॉल। फिर घर में कोई जाता तो उनको बुला कर लाता था तो आंटी जी का वो फोन उठाती थी। तो ऐसे होता था। तो आप सोचिए कि यहाँ पर अब मोबाइल सबके हाथ में है, और वो जो मोबाइल की जो टैरिफ है वो भी दौर याद कीजिए। 8 रुपए मतलब फोन आपके पास हाँ। रहता था, लेकिन जब आपके पास कोई फोन आ गया तो भी पैसे देने और पड़ते थे। हाँ और अननोन नंबर से आ गया, हम्म, आपने देखा कि आपके घर से आ रहा है, तो आप उठाते थे, फोन उठाते थे, हम्म, हाँ जल्दी से बोलो, बोले हम्म, घर के 7 बजे आऊंगा, खट। क्यों? क्योंकि 1 मिनट का 8 रुपए लगता था हम्म, उस जमाने में। और अगर कोई अननोन नंबर आ गया तो दिल ऐसे होता था कि यार उठाऊं ना नोट। उठाऊं, पता नहीं कोई जरूरी हो सकता है, और कोई जरूरी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो मतलब 8 रुपए मेरे वेस्ट हो गए। उस समय में जहां पर हम लोग की सैलरी जो है, हम लोग की मतलब 40-50 हजार सैलरी बहुत, उस समय 8 रुपए का एक फोन कॉल होता था आपके, इनका और इनकमिंग आउटगोइंग, और रोमिंग भी लगता था। रोमिंग लगता था अलग। तो उस दौर से हम निकले हैं। हम्म, तो ये जो तरक्की है, ये हम दिल्ली में बैठ के बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें नहीं समझ में आता, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप सोचिए, उन गांव वाले लोगों की जिंदगी, जब उनका बैंक खाता खुला, वो कितनी एम्पावर हुई महिलाएं। 56 करोड़ बैंक खाते खुले, 56% महिलाओं के हैं। तो जब दूसरा चुनाव हुआ, उस डेटा बताते हैं कि ज्यादातर नरेंद्र मोदी के वोटर जो है महिलाएं थी। महिलाओं ने दिल खोलकर वोट दिया, क्योंकि जो आदमी आपके लिए शौचालय बना रहा है, जो आदमी आपके लिए बैंक अकाउंट कर रहा है, वो सारी चीजें थी। तो इन चीजों के कारण नरेंद्र मोदी में एक ट्रस्ट आया लोगों का, लोगों को लगा ये आदमी डिलीवर कर सकता है। लेकिन और ये तीसरा सबसे बड़ी चुनाव बात। गड़बड़ा गया फिर। तीसरा चुनाव गड़बड़ाया। 240 का नंबर, ये तो विपक्ष भी शायद इतना उम्मीद नहीं कर रहा था कि 240 पे बीजेपी आके बिल्कुल अटकेगी। बिल्कुल। दूसरा चुनाव, तीसरा। तीसरा चुनाव देखिए, उसका एक रीजन है। हम्म, मैं हमेशा मानता हूं नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत चीज़ों में बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन एक जगह मैं मानता हूं मोदी सरकार नाकाम साबित हुई है। और वो जहां नाकाम साबित हुई है, वो नैरेटिव वॉर जो है उसको काउंटर नहीं कर पाई। 2024 का चुनाव फेक नैरेटिव पर लड़ा गया चुनाव था। और मोदी सरकार, मतलब मैं मानता हूं 10 साल के आप सरकार में हैं, तो आपको अपना इकोसिस्टम आप क्यों नहीं खड़ा कर पाए? आपने अपना इकोसिस्टम क्यों नहीं खड़ा किया? फिर आपने जो इकोसिस्टम, जो सामने इकोसिस्टम है, आप उसको क्यों नहीं बर्स्ट कर पाए? आप उस इकोसिस्टम को क्यों नहीं तोड़ पाए? तो ये एक सबसे बड़ी, 2024 के चुनाव में इन्होंने जो नारा दिया कि संविधान खतरे में है, ठीक है। जब संविधान खतरे में जब नारा आया, और ये नारा पहली बार नहीं आया था, इसके पहले भी 2019 के चुनाव में भी ये नारा लगा था। मैंने उसका पूरा रिसर्च करा तो 2019 के चुनाव में भी ये नारा लगा, संविधान खतरे में है और मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन 2019 के चुनाव में जो विपक्ष है, वो सोशल मीडिया को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया, उसका इकोसिस्टम उस तरह से खड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन 2024 आते आते विपक्ष ने सोशल मीडिया पर और अपना इकोसिस्टम जो है उसने खड़ा कर लिया। उस इकोसिस्टम में जब उसने ये फेक नैरेटिव फैलाना शुरू किया कि मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी आएंगे तो संविधान खतरे में, संविधान को बदल देंगे, इन दो चीजों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इस नुकसान की जो रिजल्ट है वो हमको 2024 में देखने को मिले। एक चीज, ये जो जाति का फैक्टर था वो बहुत चल रहा था, बहुत चल रहा था जाति का फैक्टर, जिसको बीजेपी या तो समझी या उसको काउंट समझी तो नहीं समझी, या समझी तो काउंटर नहीं कर पाई। मैं काशी का ही रहने वाला हूँ, मुझे पता है वाराणसी के लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना प्यार करते हैं। लेकिन जब मैं वाराणसी में था तो मैंने वहाँ देखा कि जब हम शो शूट कर रहे थे तो एक अलग तरह की वहाँ पर सेंस आ रही थी। वहाँ पे जितने यूथ थे वो बहुत एंटी बात कर रहे थे, तो एक अलग तरह की सेंस थी। और वो सारे इस बात पर कि आरक्षण आरक्षण, जाति जाति जाति, ये सब उनके दिमाग में था। फिर क्या हुआ, मैं एक चाय, वो नमो घाट वहाँ वाराणसी में बना, एक नया घाट, वहाँ पर मैं घूमते हुए मैंने कहा नींबू चाय वहाँ बहुत बढ़िया मिलती है, तो हमने सोचा चलो नींबू चाय पी जाए। तो एक नींबू चाय बेचने वाला था, हम उससे नींबू चाय पीने लगे। तो हम चाय पीते पीते हमने पूछा कि क्या कैसा लग रहा है, तो बोला हाँ ये नमो घाट बहुत बढ़िया बन गया और बहुत अच्छा। तो मैंने कहा कितनी कमाई हो जाती है? तो उसने कहा जी पर डे की 1200-1300 रुपये जो है कमा के जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक चल रहा है? बोले बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसी बात करते हुए वोट किसको दोगे? बोला वोट इस बार हम मोदी जी को तो नहीं देंगे। मैंने कहा क्या हुआ?
बोले कि ये संविधान तो बदल देंगे। अच्छा, ये नैरेटिव चल ये रहा था। ये नैरेटिव था। आप सोचिए वाराणसी के अंदर उनका चुनाव क्षेत्र है, वहाँ पर एक चाय बेचने वाले तक ये नैरेटिव जो है विपक्ष का फेक नैरेटिव पहुँच गया कि संविधान तो बदल देंगे। अब संविधान से बदलने से मतलब अब 2 चीज़ें हैं, संविधान में संशोधन तो हर हमेशा होते हैं। हुँ, राजीव गांधी ने तो लाल किले के से कहा था हुँ, कि हम संविधान बदलना होगा तो संविधान बदल देंगे। लेकिन वो नैरेटिव जो है वो इस नैरेटिव को इतना डीप इन्होंने फैला दिया था कि वो उसके कारण जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और 2024 में इसी के कारण सब कुछ जो है मुझे लगता है गड़बड़ा। लेकिन उसके बाद से चीज़ें आपको लगता है कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो जो दमखम या जिस ताकत के साथ 14 और 19 में आए थे, वो कहीं न कहीं थोड़ी कम हुई है? जिस तरह से विपक्ष अब हावी होता है, अब या कोशिश करता है, चाहे आप वोट चोरी के अलावा अभी अगर लेटेस्ट बात करें तो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उसके अलावा राफेल से लेके बहुत सारे मुद्दे वो उठाते रहे हैं। कई चीज़ों पर वो लगातार विरोध करते हैं और उनके साथ विपक्ष जुड़ता है। इंडिया अलायंस जिसे बीजेपी कहती है, वो बना है। तो क्या लगता है कि 24 में कुछ स्थिति नंबर ना आने की वजह से उनकी कमज़ोर हुई, आपको लगता है? देखिए कमज़ोर जब ये चुनाव नतीजे आए थे तब हुँ, सब लोग ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है, हुँ, तो गठबंधन की सरकार नहीं चला पाएँगे। आपको अच्छी तरह से याद है कि ज याद होगा कि जब ये रिज़ल्ट आए थे, उस समय खड़गे जी ने, बाकी सब ने जिस तरह के बयान दिए थे, उन्होंने कहा अरे थोड़े दिन में हमारी सरकार। तो उनको श्योर शॉट था। हुँ, उनको लगा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमारे पाले में आ रहे हैं, ये सरकार तो नहीं बन पाएगी, तो उनको बड़ा श्योर शॉट था। लेकिन हुआ क्या? आप नरेंद्र मोदी को मैं फिर से कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी समझ नहीं आते हैं लोगों को। नरेंद्र मोदी ने गठबंधन सरकार नहीं चलाई है, ये लोग ये सोच रहे थे नहीं चला पाएंगे, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि जितनी मजबूती से सरकार चल रही है, आप देखिए कितने बड़े बड़े फैसले ये सरकार ले रही है। हुँ, क्या किसी ने सोचा था कि ये सरकार जो है अब जो है संविधान संशोधन का ये 130वां संविधान संशोधन क्यों लेकर आ रहे हैं ये? हुँ, आप कल्पना कर सकते हैं जिस सरकार के पास ना राज्यसभा में बहुमत है 2/3, ना लोकसभा में 2/3 बहुमत है, उसके बावजूद वो संविधान संशोधन 130वां संविधान संशोधन ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी का जो फ्लोर मैनेजमेंट है, उनको राजनेताओं को कैसे डील करना है, राजनीति क्या करनी है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। यही बात जीएसटी पे भी लागू होती है। जीएसटी भी तो संविधान संशोधन था और उस समय भी और जीएसटी ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें राज्यों की भी भूमिका थी और उस समय ना राज्यों की ऐसी स्थिति थी, ना राज्यसभा में ऐसी स्थिति, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जीएसटी पे संविधान संशोधन करके दिखाया, जीएसटी को लागू कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जो सोचते हैं उसका उनके पास एक रास्ता उसकी मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ, उससे बड़ा बात आप सोचिए 370 किसने सोचा था हुँ, 370 हटा पाएंगे और वो भी 370 हटाने का किसमें पहले कहाँ लाए? राज्यसभा के अंदर लाए। हुँ, ठीक है? उस राज्यसभा में जहाँ पर बहुमत नहीं था। लोकसभा में तो आपके 300 प्लस थे, ठीक है? लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था जब ये 370 हटाने का शुरुआत हुई। लेकिन राज्यसभा में ये लोग पहले लाए और राज्यसभा में लाए तो उसके पहले फ्लोर मैनेजमेंट इनका पूरा हो चुका था। आप हुँ, देख लीजिए राज्यसभा में आराम से पारित हुआ ये। तो ऐसा नहीं है, ये सरकार जो है मोदी संख्या बल में या आप कैलकुलेशन में आपको दिखता होगा कि ये कमज़ोर हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन इस तरह का इस ग्राउंड पे सिचुएशन ऐसी नहीं है। ना मोदी कमज़ोर हुए हैं, ना मोदी फैसले लेने में डर रहे हैं। बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। अब ये जो नेताओं को जेल जाने का है, हुँ, ठीक है? अब मान लीजिए कि इसमें ये जो 130वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ। अब इसमें तो विपक्ष क्या माहौल बना रहा है कि भई अगर ये कानून नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए ला रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं जानते क्या कि ये किसके लिए ला रहे हैं, क्या है, क्यों है? तो अगर ये एक माहौल बनाने की कोशिश है कि भई इसके लिए ला रहे हैं। लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी किस लिए ला रहे हैं? वो दरअसल विपक्ष को बेनकाब करने के लिए ला रहे हैं। आप जेपीसी में लेके गए हैं, अब आप सोचिए कि जेपीसी में एक चला गया, इस पर चर्चा होगी। अब जेपीसी में जब-जब चर्चा होगी, जब-जब रिपोर्ट आएगी, तो करप्शन को लेकर क्या माहौल जाएगा कि विपक्ष तैयार नहीं है करप्शन के मामले पर सहयोग हुँ। करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। 130वां संविधान संशोधन लाना, उसको जेपीसी में भेज देना, यानी विपक्ष को रोज़-रोज़ जो है बेनकाब करना पब्लिक के बीच। अ, अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जीएसटी और हुँ, तमाम फैसले तो थे ही।
एक सबसे बड़ा फैसला था नोटबंदी का। तो आपको उस समय का कोई किस्सा याद है, क्योंकि जब ये हुआ था उसके बाद आपने किस तरह की तस्वीरें देखी, कोई उससे जुड़ा हुआ किस्सा? देखिए, नोटबंदी जो है, पहली बात तो बहुत तकलीफ हुई थी हमें भी। इतने सबको नोट सब लाइन में लगे हुए थे। इतने नोट तो नहीं थे हमारे पास, ना इतने हम्म, नोट हैं, लेकिन फिर भी जो भी नोट हम्म, थे उनको बदलवाना, मतलब, और बैंक में जाना, एक लिमिट थी, इतने हम्म, नोट बदलेंगे ऐसे वैसे, वो एक बड़ा समस्या वाला काम था। तो वो दिन तो बड़े बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे दिन थे सबके लिए, लेकिन वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था। देखिए। और मैं एक चीज़ इसमें जोड़ दूं कि जब ये अनाउंसमेंट हुई तब एज अ जर्नलिस्ट हमें अलर्ट थे कि भाई क्या आने वाला है, और जैसा आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाला था, हमको भी लगा था कि कुछ ऐसा ही आएगा, कुछ बड़ा ऐसा ऐलान होगा कि जिसके बाद रात में नेता ढूंढने पड़ेंगे। अब हम लोग भी ढूंढ रहे थे, जब ये आया तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। पहले तो ये खुद को समझाना था कि भाई कि क्या जो जेब में पड़ी क्या नोट है वो बेकार हो गई है। है? कि आपके पास जो पैसा है रात को खत्म, 12 पहले बजे बेकार हो गया पैसा ये। पहले तो अपना दर्द समझने में समय लगा कि ये जो पैसे रखे हैं ये तो अपने आप से चीटिंग सी हो गई। खैर ये, लेकिन ये जब इस तरह के होते हैं तो कोई आपको ऐसा किस्सा याद है कि जो आप अगर पहले के प्रधानमंत्रियों को देखें, मतलब मनमोहन सिंह या उससे पहले अटल जी या इंद्र कुमार गुजराल, इन लोगों से कितने अलग हैं? देखिए, इनका रूल किस इस तरह से अलग है? अब अगर कंपैरिजन करना, तो अभी अभी इसी घटना से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आप करिए। हम लोगों की सोच और भारत की सोच, भारत में हम्म, जो लोग हैं हम्म, उनकी सोच पाकिस्तान से आगे नहीं जा पाती थी। हम्म, ठीक है। हम लोग जो करते थे, भारत की जो राजनीति थी, जब कोई भारत का होता था, मामला होता था, हम्म, उसको हमेशा पाकिस्तान से जोड़ के देखा जाता हम्म, था। ठीक है, पाकिस्तान ये करेगा, हम ये करेंगे, पाकिस्तान ऐसा। मुझे आज भी याद है, इंडिया टुडे में हमेशा साल में एक बार एक स्पेशल स्टोरी आती थी। पाकिस्तान से कंपैरिजन होता था, पाकिस्तान के पास इतने विमान है, हमारे पास इतने विमान है, उसके पास इतने सैनिक है, हमारे पास इतने सैनिक है, इसके पास इतने टैंक है, हमारे पास इतने टैंक है। ये चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो, क्योंकि इंद्र कुमार गुजराल जो है, पाकिस्तान नया डॉक्ट्रिन लेकर आए थे। फिर अटल जी जो है बस लेकर गए थे। मनमोहन सिंह पाकिस्तान से जो 26/11 हुआ उसके बाद से किस तरह से जूझते रहे कि पाकिस्तान से कुछ वो हासिल करने नहीं कर पाए। तो हमारी पूरी की पूरी जो विदेश नीति है और हमारी घरेलू नीति भी, वो पाकिस्तान पर आकर अटक जाती थी। इसलिए पत्रकारों की और हम सब की सोच यही जा रही थी कि जब कोई बड़ा ऐलान होगा तो वो पाकिस्तान से जुड़ा होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो कंपैरिजन था ना, उसको खत्म कर दिया। आज पाकिस्तान भारत के कंपैरिजन में कहीं नहीं खड़ा है। आज पाकिस्तान की चर्चा तक नहीं होती। यूएन में भी क्या होता था, यूएन में हमको, क्योंकि पहले पाकिस्तान बोलता था, उसके बाद इंडिया को बोलना होता, ऐसे इस तरह इंडिया पाकिस्तान दोनों की बारी आती थी। तो हमको पता होता था कि जब पाकिस्तान बोलेगा तो वो इंडिया पे नहीं, पहले इंडिया बोलता है उसके बाद। हमको पता होता है जब पाकिस्तान बोलेगा तो इंडिया पर। और वहां पर क्या होता था कि यूएन में, कि जब भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा होता था तो वहां पर जो तमाम स्ट्रीट्स हैं, उनमें से एक स्ट्रीट जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फिक्स होती थी, उनमें से एक स्ट्रीट में पाकिस्तानी और दुनिया भर के लोगों को जुटा ले। तो अंदर प्रधानमंत्री का स्पीच हो रहा होता था और बाहर ये भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर नारे लगा रहे होते थे। और मीडिया का सारा अट्रैक्शन जो है वहां होता था, क्योंकि वहां नारे लग रहे हैं, वहां बाइट मिल रही है, अंदर तो भाषण हो रहा है। तो हर चीज में कंपैरिजन भारत पाकिस्तान होता था। लेकिन आज जब भारत का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है, जब मान लीजिए यूएन जाता है, तो पाकिस्तान की चर्चा नहीं होती, पाकिस्तान क्या कर रहा है। और पाकिस्तान को लेकर भारत के भाषणों में, भारत के प्रधानमंत्रियों के भाषणों में, विदेश मंत्रियों के भाषणों में अब पाकिस्तान का एक लफ्ज भी नहीं होता, जरूरत भी नहीं होती। तो वो जो बदलाव आया उसको सोचिए। लेकिन आज वो उस देश से हम भारत कहाँ आगे निकल गया, वो कंपैरिजन ही नहीं होता। आपने पाकिस्तान की बात की, तो जब 26/11 हुआ था हम्म। उसके बाद, क्योंकि ये बात अभी उठ रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, कि तब भारत ने क्या क्या किया, किया? तो कुछ नहीं। लेकिन जब जब भारत पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये हुआ कि जब जब अटैक हुआ तो उसको रिटेलिएट भी किया गया, उसका जवाब भी दिया गया, और कड़ा जवाब दिया गया, ताकि एक बार में ही वंस एंड फॉर ऑल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की मानता नहीं। तो आप उसको किस तरह देखते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो किस तरह से डील करती थी आतंकवादियों से? वो तो या करती ही नहीं थी। कि आप क्या कहेंगे? आप 26/11 की बात कर रहे हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस, दिल्ली में 2008 लाजपत नगर में, हम तो लाजपत नगर शॉपिंग करने जाते हैं, लाजपत नगर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सरोजनी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इंडिया ये जो है कनॉट प्लेस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और सोचिए ना, ये कहने की, ये इसको रियलाइज करने की जरूरत है
ये कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको आप याद करें तो आपको समझ आएगा। डीटीसी की बस में चढ़ते ही जो है सबसे पहली लाइन जो नज़र पड़ती थी कि अपने सीट के आजू-बाजू देख लीजिए, सीट के नीचे देख लीजिए, कोई लावारिस वस्तु बम हो सकती है। ये हर डीटीसी बस में लिखा होता था। ये दौर हमने देखा। फिर अगर लाजपत नगर में बम फट गया, सरोजिनी नगर में बम फट गया, कौन जाता था सरोज उसके बाद कि यार मतलब आपको पता नहीं आप कहाँ बैठे हो, वहाँ बम फट रहे। 26/11 तो इतना बड़ा आतंकी हमला था कि उसके बाद भी अगर सरकार ने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया, तो ये दिखाता है कि हम लोगों ने हमने अपनी सेना को किस हद तक जंग लगा दिया था। हमारी पॉलिसी क्या हो गई थी, हम लोग इतने ज़्यादा डरे सहमे देश बन के रह गए थे कि हमने ये किया तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने तो खुद इस बात को स्वीकार किया ना कि सेना चाहती थी, सेना ने इस बात को कहा। हमारे वायुसेना के अध्यक्ष ने उस वक़्त के कहा कि भई हमने कहा था कि वी आर रेडी, लेकिन उनको आदेश नहीं दिया गया। मनमोहन सिंह ने कहा कांग्रेस में ये सोचती है कि अगर हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को मिल जाएगा और ये कहीं ऐसा हिंदू-मुस्लिम मतलब इस देश के नेता, इस देश की सत्ता में बैठे लोग पाकिस्तान को इस नज़रिए से देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया तो भारत का मुसलमान नाराज़ हो जाएगा। ये कौन-सी सोच से आप देश चला रहे हो? ये कैसी खतरनाक सोच है कि आप पाकिस्तान तो ये सारी चीज़ें थी, तो कहाँ हम लोग जवाब देते थे? ऐसा नहीं है कि आतंकी तो घटनाएँ अब भी पुलवामा में हुई ना, लेकिन वो रेयर चीज़ें हैं। लेकिन तब तो आम था, तब तो आतंकी घटनाएँ होना आम था। कश्मीर जाने का जब मैं पहली बार कश्मीर गया था, तब मेरे पिताजी ने मेरी माँ को बताया भी नहीं था कि भैया कश्मीर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा घर में मत बताना, क्योंकि घर में ये भाव होगा पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। कश्मीर ये सोचकर तो उसके बाद जब मैं कश्मीर गया तो मैंने रिपोर्टिंग करी। इतना वहाँ पर मालूम नहीं होता था कि बगल में क्या होगा, या होगा कि हम लोगों का काम करने का टाइम जो कश्मीर में होता था वो होता था 11-12 बजे काम शुरू करते थे, 4 बजे बंद हो जाता था। 4 घंटे दिन में। 4 क्या होता था कि जो आदमी आता था, जो हमारा कैमरा पर्सन जो लोकल है वो आता था 11-12 बजे। हम कहा 10 बजे क्यों नहीं आ रहे यार, 9 बजे क्यों नहीं आ रहे? तो उसने कहा सर उधर कर्फ्यू लगा, इधर कर्फ्यू लगा था और वहाँ पे सुबह-सुबह जो है निकलना, वहाँ पे ट्रैफिक वहाँ पे कोई जो है गाड़ी को नहीं आने दे रहे थे। तो इसलिए जो है किसी तरह से 11-12 फिर 4 बजे जो है वो कैमरामैन कहते थे सर अब मुझे फटाफट ऑफ़िस छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे घर जाना है, नहीं तो कुछ शाम होती कुछ हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये कश्मीर में हालात थे। अब वहाँ हमारे कैमरा पर्सन लेट अगर होते हैं, तो इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू लगा है। वो होते हैं वहाँ ट्रैफिक जाम लगा है। पता चला कि वो डल लेक के पास जो है वहाँ पर जो ट्रैफिक जाम लगा है। वहाँ पर अब इतनी गाड़ियाँ, इतना चहल-पहल, इतना सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ ऐसे ही बदल गया क्या? कुछ तो इस सरकार ने किया है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें तो ये टेररिज़्म को लेकर के हम लोग हमारी एक पॉलिसी नहीं थी। और जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब 2014 में इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे ये पाकिस्तान को लेकर जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। बोले कि हम लोग कैसे डील कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी क्या है, कमज़ोरी उस बात की है। वो बात मुझे आज भी याद है क्योंकि उन्होंने कहा कि दिक्कत पाकिस्तान तो वही कर रहा है जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है और जिस चीज़ के लिए उसकी नीति नियत है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जवाब तो हमें देना है ना। अब वो जवाब दिया गया पाकिस्तान को और उसका असर हम देख रहे हैं। आज भले ही पाकिस्तान जो है दुनिया भर में कुछ कर ले, भले ही ट्रंप के कंधों पर जो है वहाँ का जनरल सवार हो जाए, कुछ कर ले, लेकिन आज पाकिस्तान को पता है उसकी हैसियत जो है धेले भर की नहीं रह गई है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में तो पहली बार बुलाया। हाँ, बुलाया। और वहाँ गए भी, जिसकी हुँ। आलोचना भी काफ़ी हुई कि नवाज़ शरीफ के घर में गए। लेकिन उसके बाद से जब हमले हुए तो उन्होंने बातचीत ही बंद कर दी कि अगर खून बहेगा तो व्यापार नहीं होगा, पानी नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हुई। आप इसको किस तरह देखते हैं कि क्या ये इतना बड़ा फैसला और कोई ले पाता? देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी अगेन हमको समझना चाहिए। क्या होता है कूटनीति, नरेंद्र मोदी की कूटनीति को समझना, यही अटल जी ने भी यही किया था, मालूम है? अटल जी वहाँ पर बस लेकर गए थे। क्यों लेकर गए थे? और अटल जी ने किसी इंटरव्यू में इस बात को कहा भी था। उन्होंने ये कहा जब वो पाकिस्तान बस लेके गए तो अटल जी का एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं बस लेकर इसलिए गया ताकि हम दुनिया को ये दिखा सकें कि हमारी नीयत जो है, हम वास्तव में दोस्ती चाहते हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आप नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। अब देखिए अब क्योंकि अमेरिका, यूएन में ये लोग दादा देश हैं। ये लोग तो अपने नज़रिए से सब कुछ देखते हैं, ठीक है? भारत कुछ करेगा तो उसके ऊपर जो है वो अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। तो जब नरेंद्र मोदी उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया, तब मंशा क्या थी? मंशा ये थी दुनिया को ये मालूम कि भई हम दोस्ती चाहते हैं।
फिर जब वो उसके बाद पाकिस्तान गए, ये दुनिया को एक सबसे बड़ा मैसेज था कि भाई भारत जो है पाकिस्तान के साथ तनाव नहीं चाहता। और ये पाकिस्तानियों को भी मैसेज था, क्योंकि पाकिस्तानियों को एक मैसेज क्या रहता है कि पाकिस्तानियों को एक मैसेज ये रहता है कि भाई हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को ख़त्म ही करना चाहता है, हिंदुस्तानी पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस नहीं चाहते, और इसलिए पाकिस्तान के अंदर वहाँ के नेता लोगों के मन में जहर भरते यही कह कर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों को भी मैसेज दिया कि भाई देखो, मैं तो खुले दिल से आ गया, मेरा तो बुलावा भी नहीं था और मैं आ गया। और दूसरी तरफ जो है ये दुनिया को एक मैसेज था कि हम लोग किस हद तक जा सकते हैं दोस्ती के लिए। तो ये मैसेज दुनिया के लिए था। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अगला हमला किया तो भारत ने एक और बात की थी जिसको कांग्रेस के लोग उठाते हैं, और इसको कहते हैं सरकार ने, लेकिन वो भी भारत सरकार की एक सोची समझी, नरेंद्र मोदी सरकार की सोची समझी नीति थी। आईएसआई को, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को आतंकी हमले की जांच के लिए बुलाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर बार जो है जब भारत डॉजियर देता है तो पाकिस्तान कहता है कि जी हमको तो सबूत ही नहीं दिए, हम जांच में शामिल। जब भारत जांच करके कोई भी डॉजियर देता है या कहता है कि भाई ये इसमें पाकिस्तानी उसका हाथ था, वो लोग साफ इनकार कर देते हैं, वो तो कसाब पकड़ा गया था, नहीं तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी तैयार थी। ठीक है ना, तो वो उनकी अपनी रणनीति रहती है कि भाई वो मना कर देंगे। तो भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम तो खुले दिल से दोस्ती भी कर रहे हैं, मोदी ने जाके दिखाया। फिर जब आतंकी हमला हुआ तो आईएसआई को भी बुला लिया कि आओ भैया तुम जाओ, आओ तुम लोग जांच कर लो। लेकिन जब आईएसआई को भी एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान को भी एक्सपोज कर दिया, अब हम खुल के मारेंगे पाकिस्तान को। ये नीति है कि अब हम खुल के मारेंगे, अब नहीं छोड़ना है हमने। उसके बाद से वो नीति कायम है कि अब हम किसी भी हालत में पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये हम एक हमला करेगा हम इसको 10 बार ठोकेंगे। और विपक्ष तो कई बार पूछता भी है कि कितने प्लेन गिरे। देखिए, राहुल गांधी की पूरी रणनीति क्या, इस बात को समझिए। राहुल गांधी की रणनीति राहुल गांधी के एक बयान के अंदर बड़ी साफ हो जाती है। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की ताकत नरेंद्र मोदी की छवि है, मैं मोदी की छवि को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। आप जाएंगे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस के रणनीतिकारों को पता है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बन गई है, भारत में जो छवि बन चुकी है, वो मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। मोदी जो कहते हैं लोगों को ट्रस्ट होता है, यार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये बात कुछ करके दिखाएगा। जिसने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, जिसने 370 हटा दिया, जिसने हर चीज, तो लोगों को लगता है कि यार ये व्यक्ति जो कह रहा है वो होगा। तो राहुल गांधी इसी पूरी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि मोदी की छवि को कैसे चोट पहुंचाई जाए। पहले उन्होंने क्या किया कि चौकीदार चौराहे का पूरा अभियान चलाया। क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी। अब उसमें कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम लगा, पूरे दुनिया भर में लोगों को तैयार किया गया, विदेशी अखबारों तक की मदद ली गई, विदेशी अखबारों में आर्टिकल छपवाए गए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी, चौकीदार चौराहा बंद हो गया। दिक्कत यह है कि हम हिंदुस्तानियों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, हम लोग भूल जाते हैं। आज चुनाव आयोग और वोट चोरी का बात चल रही है, ईवीएम भूल गए। क्यों भूल गए भाई ईवीएम? 40 से ज्यादा बार ईवीएम को लेकर देश की अदालतों में गए, कहा, पहले क्या कहा? ईवीएम हैक हो सकती है। ये हर बार कहा ना ईवीएम हैक हो रही है, मोदी इसलिए जीत रहा है क्योंकि ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी के पूरे कांग्रेस की और विपक्ष ने ईवीएम को लेकर इतना हल्ला मचा रखा था कि दुनिया भर में, यहाँ तक कि विदेश में तक जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत की ईवीएम, अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक आदमी जो है ईवीएम लेकर बैठा था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोने में कपिल सिब्बल बैठे थे जब वो कांग्रेस के नेता थे। तो ये सारी चीजें इन्होंने करी ईवीएम को लेकर के। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि ये ईवीएम पड़ी है, आओ हैक करके दिखाओ। 2 दिन तक वो ईवीएम पड़ी रही। कौन पहुंचा था? हाँ, कौन पहुंचा था? सिर्फ एक एनसीपी के नेता पहुंचे थे, लेकिन उसने भी कहा कि मैं तो सिर्फ देखने आया हूं, जी हैक करने कोई नहीं आया। तो इतने सालों तक, और जब जब सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे, जब जब कोर्ट में जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने 40वीं 45वीं बार जब ये कहा कि भैया एक सबूत तो लेकर आओ, उसके बाद तो तुम बात करो, लेकिन एक भी सबूत लेकर आए नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ईवीएम का चैप्टर इन्होंने क्लोज कर दिया। अब ईवीएम की बात ही नहीं करता पूरा का पूरा विपक्ष। अब ये नई चीज लेकर आए हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अरे भाई, वोटर लिस्ट में तो गड़बड़ी भारत में हर जगह है, और वो गड़बड़ी जानबूझ के नहीं है, वो गड़बड़ी क्योंकि हमारा सिस्टम अभी ऐसा है। क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ, बहुत सारे लोग हैं आज यहाँ हैं, यहाँ वोटर बन गए, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़े दिन बाद जो है पटना चले गए, फिर पटना से आदमी जो है बिहार चला गया नौकरी करने। जिन 2 लोगों का नाम राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया था, वो वही तो व्यक्ति थे। वो पहले यूपी में रहता था, लेकिन उसके बाद फिर वो बॉम्बे चला गया, बॉम्बे में रह रहा है। तो यूपी में उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में, मेरा भी कुछ साल पहले तक बनारस के मेरे घर पर
जो मेरा घर था, मेरा नाम वहाँ भी था। मुझे एक दिन मेरे चाचा जी ने बताया, वहाँ पर जब चुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने हँसते हुए बताया कि अरे तुम आ रहे हो क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोले तुम्हारी पर्ची आई है। तो मैंने कहा मेरी पर्ची आई है? तो मुझे पता चला मेरा, मेरे पिताजी का, माताजी का, हम सब का नाम जो है हमारे जो हमारा पुश्तैनी घर है, उसमें हमारा वोटर लिस्ट में नाम था। क्योंकि कोई बीएलओ गया होगा, उसने पूछा होगा और ये कि भाई घर तो हमारा है, हम वहाँ रहते नहीं अलग बात है, लेकिन घर तो है। तो हमारा नाम वहाँ भी था, हमारा नाम यहाँ भी था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अशोक श्रीवास्तव वोट चोरी कर रहा है और अशोक श्रीवास्तव वहाँ जाके वोट कर रहा है, यहाँ जाके वोट कर रहा है। ये थोड़ी वोट चोरी। तो ये मतदाता सूची में, अब मतदाता सूची को ठीक करने के लिए, अब क्योंकि हमारे पास डिजिटली हम स्ट्रांग हो गए। पहले वोटर लिस्ट में इतनी सारी तामझाम थी वो करके। मुझे अभी भी याद है कि जो पिछला चुनाव हुआ था ना, लास्ट चुनाव, ये यूपी का जो चुनाव हुआ था, मेरा वोट जो है वो मैं और मेरे माताजी पिताजी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मेरा वोट एक वोट पोलिंग बूथ पे था, मेरे माताजी पिताजी का उससे 2 किलोमीटर आगे पोलिंग बूथ पर था। अब ये गड़बड़ी, मतलब अब हम तीनों एक साथ नहीं जा सकते थे। वो वृद्ध है, उनको उनको साथ ले जाना पड़ता है। अब मैं अपना वोट डालने अलग गया हूं, तो ये गड़बड़ियां हैं ना, ये चीजें हैं। इन्हीं को ठीक करने के लिए तो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को आप वोट चोरी कह रहे हैं। लेकिन आप, बड़ा सवाल है, एसआईआर की प्रक्रिया से आप घबरा क्यों रहे हो? सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाना चाहिए, एसआईआर की प्रक्रिया से आप घबरा क्यों रहे हो? आपको क्यों डर लग रहा है एसआईआर हो रहा है? तो देखिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, अब देखिए नरेंद्र मोदी का अगला स्टेप क्या होगा, उसको समझने की जरूरत है। लाल किले से उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा ऐलान किया। इसकी अभी देश में चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसको लेकर के बहुत बड़ा देश में बवाल भी होगा। पूरा इकोसिस्टम खान मार्केट गैंग लगेगा। उन्होंने डेमोग्राफी कमीशन की बात करी, डेमोग्राफी मिशन की बात की कि डेमोग्राफी मिशन होगा। डेमोग्राफी मिशन क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है वो अपने आप में खतरनाक है। यही बात जो है लाल किले से नरेंद्र मोदी ने बोली, और यही बात आरएसएस के प्रमुख ने दिल्ली में जब उनका संवाद था तो उन्होंने ये बात बोली, घुसपैठियों को लेकर विज्ञान भवन, उन्होंने भी ये बात बोली। इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार और आरएसएस एक पेज पर हैं कि अब इस इशू को करना है। ये इशू हालांकि सरकार के एजेंडे में पहले भी था, जब सीए लाया गया तो उस वक्त, उसके बाद एनआरसी लानी थी। लेकिन सीए को लेकर जिस तरह के, अगेन फिर वही कहूंगा, एक नैरेटिव सरकार, ये सरकार को जहां दिक्कत होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव वॉर में दिक्कत होती है, क्योंकि इकोसिस्टम भी अपना नहीं बना पाए। तो चाहे कृषि कानून हो या सीए को, इतने साल तक सीए को लागू नहीं किया, क्योंकि इन्होंने एक फेक नैरेटिव बना दिया कि ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। जबकि गांधी जी ने खुद कहा था कि भैया हमारा बंटवारा तो हो गया, लेकिन जब कभी इनको पीड़ा होगी वहां रहने वाले हिंदुओं को, तो भारत को इनको शरण देनी चाहिए, भारत को इनको नागरिकता। ये गांधी जी ने कहा, ये नेहरू जी ने कहा, या मनमोहन सिंह ने कहा। तो उन्होंने जो बात कही थी उसी बात को बीजेपी आगे लेकर बढ़ रही थी, सरकार आगे लेकर बढ़ रही। लेकिन वो नैरेटिव इन्होंने दुनिया भर में ऐसे बनाया कि ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, कि मुसलमान पाकिस्तान का नहीं आ सकता, बाकी धर्म वाले आ सकते हैं, तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इंडिया तो सेकुलर कंट्री है। और उसके बाद इसलिए सीए का जो विरोध हुआ, दिल्ली में जो दंगे हुए, ये सारी शाहीन बाग जो बना, उसके कारण जो एनआरसी की पूरी प्रक्रिया जो है वो रुक गई। एक चीज मैं आपको यहाँ रोक के बस ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान से जब हमारा पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी हम लोग ठिकानों पे हमने हमला किया, तो जो वीज़ा से उसको कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ऐसे ऐसे लोग निकल के आए जो सालों से यहाँ पर वीज़ा पर आए थे और रह रहे थे, और उनके वोटर कार्ड भी थे। उनके वोटर कार्ड थे, और वोटर कार्ड नहीं थे। एक उसमें मुझे याद है, एक केस कश्मीर का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। वो बंदा, वो करीब 80s में शायद इंडिया आया था, पाकिस्तानी। वीज़ा अपना उसने फाड़ के फेंक दिया, पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया, फर्जी कागज बना लिए, और वो नौकरी कर रहा था भारत में रह के, शादी कर ली, उसके बच्चे हैं, ठीक है। और वो भारत में रह रहा था, और वो काम कहाँ कर रहा था? वो जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर काम कर रहा था। आप सोचिए, एक पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर काम कर रहा है। मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पर हमेशा टर्मोइल है, जहां पर टेररिज्म है, वहां एक पाकिस्तानी पुलिस के अंदर भर्ती हो गया जम्मू कश्मीर की। इससे बड़ी खतरनाक बात क्या हो सकती है? वो आदमी सामने आया। फिर एक लड़का सामने आया, उसने, वो आया था शायद 98-99 में आया था। उसने बताया, उसने, जो पाकिस्तानी था, उसने यहाँ पर सब्सिडी पे, क्योंकि कश्मीर में एजुकेशन सब्सिडी पर है सारी, जो वहां पर, उसने भारत की सब्सिडी पर अपनी एजुकेशन
कर ली, पूरी कर ली। और अब वो कह रहा था कि मैं तो नौकरी की तलाश में निकला था जी, मुझे तो भारत सरकार से नौकरी चाहिए थी, लेकिन मुझे यहाँ से निकालना है। अरे भैया, तुम क्या खैरात बांट रहे हैं हम क्या? हमने क्या यहाँ पर जो है, हमने जो है वो खोल रखा है, खाला जी का घर है कि जो मर्जी मुंह उठा के आ जाए, और उसको हम नौकरी भी देंगे, उसको हम जो है खाने के लिए रोटी भी देंगे, उसको हम जो है नौकरी भी देंगे, सब कुछ देंगे बच्चे पैदा करने के लिए, और वो पाकिस्तानी होगा। फिर से कह रहा हूँ, ये सारा का सारा इसके पीछे अमेरिका की डीप स्टेट और सारी दुनिया के जो ये लेफ्ट का इकोसिस्टम है, वो इन सब चीजों को लेकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलता है। ये जो कृषि कानून में जो मोर्चा खुला, वो भारत का अकेला मोर्चा नहीं था। शाहीन बाग को कहाँ से पैसे आ रहे थे आपको बताने की जरूरत नहीं। कृषि कानून के समय जो है दिल्ली पे इतने वो लगे थे, कहाँ से पैसे आ रहे थे। मैं तो उस समय एक रिपोर्ट आई थी, अगर आपको याद हो, कि ट्रैक्टर्स की सेल जो है अचानक बढ़ गई थी। पंजाब के गांव-गांव में ट्रैक्टर खरीदे जा रहे थे। कहाँ से इतना पैसा आया था? और अगर ट्रैक्टर खरीद, और फिर मैंने उस समय बार-बार एक सवाल मैं पूछता था कि अगर आपके पास दिल्ली में ट्रैक्टर की रैली निकालने के लिए आपके पास पैसा है, तो महाराष्ट्र में जो किसान मर गया, उसके बच्चों को परवरिश करने के लिए आपके पास पैसा क्यों नहीं है? किसी किसान नेता को आपने देखा कि वो किसी आत्महत्या करने वाले किसान परिवार के घर गया और उसके बच्चों को कहा कि इस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी हमारे संगठन की है। भारत में इतने किसान संगठन है, इतने दर्जनों किसान संगठन है, क्या कोई ये जिम्मेदारी लेता है कि इनके कोई किसान आत्महत्या करेगा तो उसके बच्चों की शादी हम कराएंगे, उसको स्कूली शिक्षा हम करवाएंगे? ये सारा का सारा एजेंडा था। तो ये पूरी एक दुनिया की ताकत लगी हुई है। इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए काम करना आसान नहीं है। और हम लोग जो देखते हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है, कई बार हम लोग रिमार्क पास कर देते हैं, अरे यार मोदी जी ये नहीं कर रहे, मोदी जी वो नहीं कर रहे। देखिए होता क्या है, हम अभी इस कमरे में बैठे हैं, हम इस कमरे को इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इस कमरे को टॉप से देखेंगे तो आपका नजरिया आपको कुछ ज्यादा चीजें दिखाएंगी। लेकिन अगर आप इस बिल्डिंग को ऊपर ड्रोन लगा के देखेंगे तो आपको ये बिल्डिंग नहीं, उसके आसपास भी जो चीजें हो, तो नरेंद्र मोदी उधर टॉप पर हैं, उनको आसपास भी जो हो रहा है वो भी दिख रहा है। उनको मालूम है ये कदम उठाएंगे तो इसका चेन रिएक्शन क्या होगा, लेफ्ट इकोसिस्टम क्या करेगा, खान मार्केट गैंग। तो उन सब से सुरक्षित निकाल के ले जाना है देश को, और इसलिए कई चीजों में देरी होती है, कई चीजों में फैसले रुकते हैं, लेकिन उस आदमी के संकल्प शक्ति में कमी नहीं है। अगर आपने एनआरसी नहीं लाने दिया तो किसी और तरह से घुसपैठियों को निकालने के लिए सरकार काम कर रही है। अब मोदी जी की पर्सनैलिटी और स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की अगर हम बात करें, तो जब मोदी जी आए तो पहली बार जब लाल किले पे गए 15 अगस्त के समय, तो एक अलग अंदाज दिखा। आमतौर पे प्रधानमंत्री इस तरह के लिबास में नहीं आते थे, साफा बांधे हुए गए। हर साल उनका साफा बदलता है, एक मैसेज ही होता है एक तरह का, वो बांधने लगे। 26 जनवरी पे भी रहा, उन्होंने एक नया स्टाइल कहें तो दे दिया। मोदी जैकेट के अलावा एक साफा भी हो गया। इसको किस तरह से देखते हैं आप? मतलब मोदी जी ने एक स्टाइल डिफरेंट कर दिया। मोदी जी स्टाइलिश व्यक्ति हैं और वो इस बात का, और मुझे लगता है होना भी चाहिए। उनका कपड़े पहनने का अंदाज, क्या वो करते हैं, वो हर चीज़ स्टाइल के साथ करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, तो उसको सबसे भीड़ से अलग दिखना ही चाहिए, तो इसलिए वो करते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को मतलब खुश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो उनका अंदाज है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लाल किले की प्राचीर पर जब भारत का प्रधानमंत्री भाषण देता था, तो भारत का प्रधानमंत्री सीधे संवाद नहीं करता था, बुलेट प्रूफ केबिन के अंदर से संवाद करता था। शीशे, कितनी गंदी तस्वीर आती थी, आप उस समय की वो उठा के वीडियो फुटेज उठा के देखिए कि प्रधानमंत्री जो है एक कमरे से में बंद है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो नहीं करूंगा, इसमें तो नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले के प्रधानमंत्री जो है उनकी जान को ज्यादा खतरा था, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी लैप्स जो थे और जो सिक्योरिटी ऑडिट था उसको इतना चाक चौबंद किया कि लाल किले पर जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा तो कोई आतंकी, किसी की हिम्मत, हैसियत या औकात नहीं है कि वहां पर आकर कुछ कर सके। वो सिक्योरिटी ऑडिट किया और उसके बाद वो हटा दिया। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है कि भारत का प्रधानमंत्री सीधे संवाद कर रहा है। और आपने लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण की बात कही, तो मैं उसमें एक चीज और बताऊं। पहले भाषण में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये राजनीति का मंच नहीं, ये राष्ट्रनीति का मंच है। लाल किला राजनीति का मंच नहीं है, राष्ट्रनीति का मंच है। और आप नरेंद्र मोदी के पिछले जो 12 जो उन्होंने वहां से लाल किले से भाषण दिया है,
आप उनको उठा के देख लीजिए, लाल किले से नरेंद्र मोदी एक बार भी राजनेता नरेंद्र मोदी आपको नहीं दिखाई देंगे। आपको एक राष्ट्र नेता नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर वो लाल किला है, वो भारत को संबोधित कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कभी भी वहां से इस तरह की राजनीति नहीं करी, जबकि भारत का इतिहास है, भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से राजनीतिक भाषण दिए हैं, तमाम प्रधानमंत्रियों ने। और इसमें क्या है कि राजीव गांधी ने तो लाल किले से ये तक कहा था कि संसद के अंदर जो है, जब बोफोर्स का उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो राजीव गांधी ने वहां पर बैठकर लाल किले की प्राचीर से कहा कि संसद के अंदर जो है कुछ गद्दार लोग बैठे हैं। मतलब आप विपक्ष को गद्दार कह रहे हैं, संसद के अंदर बैठे सांसदों को गद्दार कह रहे हैं, वो भी कहां से? लाल किले से। इंदिरा गांधी ने अपने विपक्षियों पर प्रहार किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने तो लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत के लोग मेहनती नहीं होते। आप सोचिए, मतलब किसी प्रधानमंत्री को लाल किले से भारत की जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको कैसे संगठित करना है, कैसे उसको सही रूप में आगे ले जाना है, वो करना चाहिए, या लाल किले से खड़े होकर ये कहना चाहिए कि भारत के लोग मेहनती नहीं होते? ये आप कह रहे हैं। फिर हर बार, हर भाषण में, मैंने कई भाषणों का अध्ययन किया, हर भाषण में महंगाई का जिक्र जरूर होता था लाल किले से। महंगाई बढ़ गई है जी, हम महंगाई कम करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और महंगाई उतनी की उतनी रहती थी। लाल किले से नरेंद्र मोदी महंगाई की बात नहीं करते, वो शौचालय की बात करते हैं। लाल किले से नरेंद्र मोदी जो है सैनिटरी नैपकिन की बात करते हैं। सैनिटरी नैपकिन जो है विदेशी कंपनी आके बनाती थी, वो सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को 1 रुपए में मिलनी चाहिए, ये चिंता देश में किसने की? ये नरेंद्र मोदी ने की, लाल किले की प्राचीर से की। और जब उन्होंने चिंता करी, उसके बाद देश में गरीब महिलाओं को 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन मिलने लगा। तो ये चिंता, ये कौन कर रहा है? ये नरेंद्र मोदी का तरीका है। वो वहां से राष्ट्र नीति का मंच बनाते हैं और उसकी बात करते हैं, और वहां से वो जो बड़े ऐलान करते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं। आप उनके भाषण उठा के देखिए। फिर उन्होंने जब हर घर, हर 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 जल घर की बात जब हुआ, हर 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 घर में जल और जल में नल, जब उन्होंने ये योजना की बात करी, उसके बाद वो हर अपने भाषण में हर साल उसका रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि इतने घरों में लग गया, इतने उसमें लग गया, इतने। ये परिवर्तन जो है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। लोग इसको नहीं समझ पा रहे, या समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो समझ रहे हैं वो इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। वो साफा कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कल्चर को भी दिखाता है, या उसको दिखाने के वो साफा हर बार जो है वो अलग जगह का साफा होता है ना? तो वो साफा भारत की शान है ना, मतलब वो भारतीयता का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी जो है, दरअसल अगर आप इसको एक लाइन में समझ जाओ तो आप ये समझिए, नरेंद्र मोदी के 11 साल इंडिया के भारत बनने का पर्व है ये। पहले इंडिया था जहां पे सिर्फ इंडिया की चिंता होती थी, ये भारत, अब भारत की चिंता होती है। इंडिया जो कुछ इलीट वर्ग है उसके लिए था, तो पहले जो है इंडिया था, लेकिन अब ये भारत की हम बात कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी भारत का साफा पहनते हैं, भारत की भाषाओं में बात करते हैं। नहीं तो भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे तो आप उनको विदेशी भाषा में, अंग्रेजी में बात करते सुनेंगे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री ऐसे आए, जब जब वो यूएन जाते हैं या अमेरिका में जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, उनके जितने कार्यक्रम हैं, विदेश नीति में कितना बड़ा परिवर्तन आया। हिंदी में इंडिया वो वहाँ हिंदी में भाषण देते हैं। तो मैंने G20 भी जब किया था तो उन्होंने जितने हिंदी में मैंने सबसे पहले 2014 मुझे याद है, जब चुनाव जब हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने अटल जी के साथ और मनमोहन सिंह जी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ अमेरिका में दौरा किया। तो जब मैं मोदी जी के साथ गया और जब उनकी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनकी वो हुई, लाखों लोग वहाँ पर जो थे, तो मैंने पहले अपने लाइफ में ये बात बोली, मैंने कहा कि हिंदी के अच्छे दिन आ गए हैं। क्योंकि मैं जब अटल जी के साथ गया, अटल जी हिंदी के महान कवि थे, लेकिन वहाँ पर यूएन में उन्होंने भी जो है, ये ठीक है कि उन्होंने और सुषमा जी ने हिंदी को वहाँ बोला था एक बार और हिंदी को स्थापित किया था, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में ज़्यादातर अंग्रेजी में ही सवाल होते थे, अंग्रेजी में जवाब देते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सारी चीज़ें हिंदी में हुई। तो मैंने उस दिन कहा था कि हिंदी के अच्छे दिन आ गए। अब हिंदी का डंका जो है, न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अगर हिंदी बज रही है, हिंदी के वहाँ गाने चल रहे हैं, लोग वहाँ पर डांस कर रहे हैं, हिंदी गानों पे डांस कर रहे हैं, और अमेरिकी वहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो मतलब हिंदी के अच्छे दिन आ गए। बच्चों से भी उनका काफी अच्छा कनेक्ट होता है, फिर चाहे वो 26 जनवरी हो, हाँ, या किसी रैली में भी जा रहे हो, किसी बच्चे ने कोई तस्वीर बना के दी हो, उसको मंगवा वो लेते देख हैं। लेते हैं। एक कनेक्ट होता है बच्चों से। बिल्कुल, वो बिल्कुल, शायद अपना बिल्कुल। कल्टीवेट कर रहे होते हैं आने बिल्कुल। वाली, वो जब बच्चा जब बड़ा होगा 18 का, हाँ। तो शायद उनका वोटर होगा। वोटर हो जाने, ये तो अलग बात है, हम्म। लेकिन वो अच्छा नागरिक बने, ये चिंता तो प्रदेश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए कि आज जो बच्चा है वो भारत का अच्छा नागरिक बने। परीक्षा पे चर्चा क्या जरूरत थी? 10वीं के बच्चे, भाई आज
हो सकता है अगले 10 साल में ये जो बच्चों से संवाद कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद वो वोटर बनेंगे। तो 10 साल बाद क्या होगा कौन जानता है? लेकिन नरेंद्र मोदी अगर उस बच्चे की चिंता कर रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं उसका वोटर होगा, वो इसलिए कर रहे हैं कि भारत का अच्छा नागरिक बने। परीक्षा से डर कर जो बच्चा निकलेगा, वो भारत का अच्छा नागरिक कैसे बनेगा, ये चिंता नरेंद्र मोदी ने करी है। 2014 से पहले भारत का हर चुनाव बीएसपी पे लड़ा जाता था, बिजली, बिजली, सड़क। पानी, सड़क। हम्म, क्योंकि ये 3 मूलभूत चीज़ें हमारे पास थी नहीं। अब होती है क्या बिजली, पानी, बीएसपी की चिंता। अब इन मुद्दों पे चुनाव नहीं होता। ये मुद्दे होते ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और चीज़ की इसमें है कि मन की बात शुरू की और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ों को बताया जो लोगों से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड जो है वो पहले जो है कुछ खास लोगों को एक पर्टिकुलर वर्क को मिलता था या किसी चीज़ के लिए मिलता था। अब वो ऐसे ऐसे लोगों को मिलता है जिनके बारे में शायद लोगों ने सुना नहीं बिल्कुल। हो, जानते नहीं हो। उसके बारे में क्या रियल हीरोज़ को मिलता है। देखिए, पद्मश्री रियल हीरोज़ को मिलता है। पहले तो हम सुनते थे मतलब सैफ अली खान को पद्मश्री मिल गया था, किस लिए मिला था मुझे नहीं मालूम। जिस आदमी को कभी जो है क्या कहते हैं नेशनल फ़िल्म अवार्ड नहीं मिला, उसको सीधा पद्मश्री मिल जाए, हम्म, तो ये अब क्या है? तो ये पद्मश्री तो बेसिकली लॉबिंग होती थी ना। हम्म, एक अमेरिका का व्यवसायी है संत सिंह चटवाल, उसको भी मिल गया था पद्मश्री। वो संत सिंह चटवाल का क्या योगदान है मतलब उनके क्या-क्या धंधे हैं आप गूगल पे जाइए आपको पता चल जाएगा। उनको भी पद्मश्री मिल गया था। तो पद्मश्री के लिए लॉबिंग होती थी हम्म, और मैं जानता हूँ इसलिए हम्म, क्योंकि 2015-16 में मेरे से ऐसे लोग टकराए हम्म, क्योंकि मैं अमेरिका रिपोर्टिंग करने जाता था। वहाँ मेरे कई लोगों से परिचय हुआ। मेरे साथ ऐसे लोग टकराए वहाँ के कुछ लोग जो अप आए थे हिंदुस्तान आए थे लॉबिंग करने के लिए कि उनको पद्मश्री मिल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब लॉबिंग करने वालों को नहीं रियल जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, उनको मिलता है सम्मान और ये पद्मश्री का सम्मान बढ़ा है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। मन की बात। जब वो प्रधानमंत्री बने, उनको रेडियो की ताकत पता थी। रेडियो तो हमारे यहाँ खत्म ही हो गया था ना। रेडियो हम्म, को क्या सिर्फ़ गाना बजाना और शहरों में हम गाड़ी में जाते हैं तो हम्म, चला लिया, गाने सुने, टाइम पास हो गया, यही यही रेडियो बन गया। लेकिन उस रेडियो की ताकत क्या? उस रेडियो की ताकत गाँव देहात में बैठा व्यक्ति है। इसलिए उन्होंने मन की बात को शुरू किया ताकि गाँव देहात के लोगों के साथ संवाद कर सकें। और उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है क्योंकि उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो कोई एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अब उसको वो सीधा-सीधा मन की बात में उसका ज़िक्र करता है कि वो फलाना व्यक्ति ऐसे कर रहा है। अब आप सोचिए वो ज़मीन पे आदमी काम कर रहा है, उसको तो कोई जानता नहीं, कुछ नहीं। उसको कितना प्राउड फ़ील होता होगा प्रधानमंत्री और उसके काम की इससे बड़ी रिकॉग्निशन क्या हो सकती है। तो ये मन की बात की आप याद कीजिए कुछ साल पहले जब मैं स्कूल कॉलेज में था, टीका लगाना लगता था कि बड़े हम बैकवर्ड हैं। हाँ, मंदिर जाना लगता था, अरे मंदिर कौन जाता है? मैं बॉम्बे जाता था, तो मेरे कज़न जो थे हम्म, मतलब वो संडे-संडे चर्च जाते थे और वो गले के अंदर वो फैशन था, हम्म, चर्च जाना फैशन था। हम्म, चर्च जाना मतलब प्रोग्रेसिव हैं आप। हम्म, गले के अंदर जो है क्राइस्ट पहनना हो तो मैंने भी पहना है हम्म, जब मैं छोटा था। हम्म, बड़ा अच्छा लगता था गले के अंदर क्राइस्ट पहनना। लेकिन कोई ओम पहन ले गले में, तो वो बैकवर्ड की निशानी माना जाता था। लेकिन वो सोच बदली है। ये सोच जो बदली है ना, ये नरेंद्र मोदी ने इंडिया को भारत बनाया है, जहाँ भारत अपनी संस्कृति से जुड़ा है। और एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको जल्दी से बता दूँ, क्योंकि मुझे याद आया जब आपने लाल किले की बात की, 15 अगस्त की बात करी। मैंने जब तमाम भाषणों का रिसर्च किया, लाल किले से चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, चाहे राजीव गांधी हों या मनमोहन सिंह हों, लाल किले से जब ये भाषण देते थे, तो इनके भाषणों में 15 अगस्त किस चीज़ का प्रतीक है? आज़ादी का आज़ादी का। आज़ादी हमें कैसे मिली? कई साल संघर्ष के बाद। संघर्ष किया। उस संघर्ष में हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। हम्म, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जब लाल किले पर पहुंचते हैं भाषण देने के लिए, तो स्वतंत्रता सेनानियों को याद तक नहीं करते। जिन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण वो वहां तक पहुंचे हैं, हम्म, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद तक नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषणों में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इनके नाम हर बार बार-बार आते हैं और कुछ ऐसे नाम भी आते हैं जो भारत के अननोन हीरो हैं। उनके नाम भी लेते हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी वो लेते हैं। एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में इसका जवाब कि आप प्रधानमंत्री के इस पूरे कार्यकाल को 25 साल के मतलब मुख्यमंत्री से लेकर अब तक के
किस तरह देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि वो एक वर्ल्ड लीडर की तरह स्थापित हो चुके हैं? वर्ल्ड लीडर तो स्थापित हो चुके हैं, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। दुनिया में उनका जो उनकी दीवानगी है वो आपको दिखेगी। मैं मानता हूँ, देखिए, नरेंद्र मोदी आज़ाद भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। नो इफ एंड नो बट। उनके समकक्ष कोई प्रधानमंत्री नहीं ठहरता। आप किसी का नाम ले लीजिए, सबके नाम ले लीजिए, नरेंद्र मोदी भारत के, आज़ाद भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में मैं कहता हूँ, अगर भारत को वैश्विक शक्ति बननी है तो हर स्टेट में नरेंद्र मोदी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। जैसे मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जैसे मोदी ने गुजरात को बदला, वैसे अगर हर राज्य में एक नरेंद्र मोदी हो जाए और सेंटर में एक नरेंद्र मोदी हो जाए, तो फिर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू अशोक जी, आपने अपना समय दिया और इतनी सारी चीज़ें और इतनी सारी बातें जो कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने शुरू की, जैसे मन की बात और बाकी चीज़ें, उस पर बताया। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।